निवेश की रक्षा करने की जिम्मेदारी देश में जिस विभाग के पास में है उसे हम सेबी कहते हैं। तो हमारे महाभारत में जैसे बोलते हैं अभिमन्यु जैसा घुसना नहीं चाहिए। आप घुसते हैं तो आपको बाहर भी आने के लिए सोचना चाहिए। कोई 18% रिटर्न दे रहा है, कोई 22% रिटर्न दे रहा है। अगर कोई डेफिनेटली रिटर्न अगर कोई बोलता है, सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर नो वन कैन गारंटी रिटर्न्स। कौन से इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पे जाना चाहिए, डिपेंड्स ऑन आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है। कंपनीज जो हैं वो अपने वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए भी इस तरीके के हथकंडे अपनाती हैं क्या? कभी कभी प्रमोटर्स के हिसाब में होता है, प्रमोटर्स या कोई शेयर होल्डर्स, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स। कुछ यूट्यूबर्स का जमाना है, इन्फ्लुएंसर का जमाना है। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द एजुकेशन एंड इन्फ्लुएंस। आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना है, आपको एजुकेट करना है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग। नमस्कार, स्वागत है आपका यूशन पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। यूशन पॉडकास्ट के माध्यम से हम ना केवल हमारे दर्शकों को अलग अलग शख्सियतों से रूबरू कराते हैं, बल्कि कोशिश हमारी ये रहती है कि अलग अलग सेक्टर के नॉलेज भी जो है वो हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हमारे इस पॉडकास्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, और वो एक तरीके से जो आम लोग हैं जिन्हें हम उनकी भूमिका इन्वेस्टर के तौर पर भी रहती है, अपनी गाढ़ी कमाई वो अलग अलग जरियों से निवेश करते हैं, उनके निवेश की रक्षा करने की जिम्मेदारी देश में जिस विभाग के पास में है उसे हम सेबी कहते हैं। और सेबी के ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन राम मोहन राव सर आज हमें इस पॉडकास्ट में ज्वाइन करने वाले हैं। उनसे बड़ी अच्छी बातें होने वाली है, बहुत नॉलेज मिलने वाली है, और आप हमारे दर्शक किस तरीके से अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं, इसकी बारीकियां वो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो सर हम जो पॉडकास्ट करते हैं उसमें कोशिश हमारी ये होती है कि हम विषयों को लेकर बातचीत तो करें ही, लेकिन जो शख्सियत हमें ज्वाइन करती है हम चाहते हैं कि उनसे भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा रूबरू कराया जाए। आप तकरीबन मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टिगेशन है उसका आप लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। 1998 से आप सेबी के साथ में एसोसिएट हुए हैं और अब तक वो कड़ी जो है वो जारी है। आपके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, किस तरीके से होती है, और इस क्षेत्र को आपने कैसे चुना? आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज लाइफ में इट इज़ एवरी स्टेज विल गिव यू लॉट ऑफ लर्निंग्स। मुझे जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि जैसे मैं MBA कंप्लीट किया था उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने सोचा था मैं भी एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ। देन मैंने अपना एक जैसे सिम्बायोसिस आज है, उस समय इट इज़ अबाउट इन द ईयर 1994 वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग ए मैनेजमेंट कॉलेज, बट उसमें काफ़ी ऑलमोस्ट 1 साल लग गए थे। हमारा कोई यूनिवर्सिटी परमिशन आ गया था, बट AICTE परमिशन में कई तकलीफ आया था। उसके बाद में थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं, बिकॉज यू आर ओनली पुटिंग मनी जब तक स्टार्ट है, तो कहीं पे वो प्रोजेक्ट फेल हो गया था। देन आई थॉट उस समय नॉट ओनली दिस, जब मैं कॉलेज में था तो आई वांट टू गेट इनटू सिक्योरिटीज मार्केट्स, जैसे शेयर्स एंड अदर कंपनीज के बारे में। आई वांट टू डू सम मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज। सोचा था काफ़ी एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, बट देन आई रियलाइज कि मेरे पास थोड़ा बिजनेस अक्यूमेंट नहीं है। इट इज़ लाइक गवर्नमेंट सेटअप में अगर जाते हैं, रेगुलेटर में ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, बट उस समय सेबी वॉज वेरी स्मॉल। मैंने सेबी ज्वाइन किया था, इट्स अबाउट 1997 में मुझे मिला था एज अ मैनेजर, ज्वाइन एज अ मैनेजर। देन वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ है। इट इज़ लाइक इट वॉज नॉट ए जॉब, लेट मी टेल यू, इट वॉज अ पैशन। आई वॉज थरोली एंजॉइंग माई वर्क। वो मेरा काम था, सर्वेलेंस, मार्केट सर्वेलेंस था और इन्वेस्टिगेशंस कैरी करना था। तो उस समय एक हर्षद मेहता का एक स्कैम हुआ था, उसके बाद में उसमें काफ़ी लर्निंग हुआ था। देन उसके बाद में केतन पारेख का स्कैम हुआ था, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन का काफ़ी लर्निंग हुआ था। दैट गिव्स मी वेरी बिग पैशन एंड मोटिवेशन टू जॉइन। उसी समय 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, उस समय मिनिस्ट्री नहीं था, इट वॉज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बोल के एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस खोले थे। तो मैं वहाँ पे डेपुटेशन पे गया था, करीबन 5 साल गया था। एंड इट वाज लाइक एनरिचिंग एक्सपीरियंस। कभी कभी लोग कंप्लेन करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज लाइक ए बोरिंग बिकॉज यू नीड टू डू लॉट ऑफ वर्क। आपको दिमाग तो चलते रहना चाहिए, आपको अपार्ट फ्रॉम 9 to 6 उसके बाद भी आपको दिमाग चलते रहना चाहिए। एंड कभी कभी मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे मेरे अच्छे आइडियाज मेरे सपनों में आए थे, इमीडिएटली मैं उठ के कुछ लिख लेता हूँ ताकि इसका सोल्यूशन कहाँ है। सो इट वाज लाइक एनरिचिंग एक्सपीरियंस। आई कैन से दैट कि कभी कभी लोग बोलते हैं तुम पागल हो। अच्छा, इतना आप इन्वेस्टिगेशन में घुस जाते हैं या उस एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं तो लोग ये समझने लगते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि पागल है, कि क्या कुछ कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो उसमें एक हो जाता है कि उसमें एक चीज सीखने वाली चीज है। हमारे महाभारत में जैसे बोलते हैं अभिमन्यु जैसा घुसना नहीं चाहिए। आप घुसते हैं तो आपको बाहर भी आने के लिए सोचना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू कंक्लूड इन्वेस्टिगेशंस। तो इस चीजों पे था, तो इट वाज जोश में था। दैट मीन्स इट इज लाइक द पैशन इज ओनली टू फाइंड आउट फ्रॉडस्टर्स। बट उसके बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब 2011 में मेरा डीजीएम हुआ था, उसके बाद में मैंने नॉर्थन रीजनल ऑफिस दिल्ली में पोस्टिंग हुआ था। उस समय वहाँ पे मेरा इन्वेस्टर एजुकेशन हुआ। देन उस समय से मेरा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि भाई हमको किसी को क्यों पनिश करना है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इट इज आपको सबको जागरूक करो, आपको बचाओ, कि अपने आप को बचाओ कि कोई फ्रॉडस्टर से ना आए, किसी का फ्रॉड का ये नहीं होना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स की जागरूक जो करना था, दैट वाज डेवलप्ड। मुझे इट इज लाइक जहां पे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसमें थोड़ा मुझे लगा दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन। देन वापस आने के बाद बॉम्बे फिर से आया था। उसके बाद में फिर से इन्वेस्टिगेशन से पोस्टिंग था। उसमें उस समय वाइड स्प्रेड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का इन्वेस्टिगेशंस काफी हुए थे। सो इट वाज लाइक मुझे पता नहीं लगा कि इतने साल कैसे गुजर गए इन्वेस्टिगेशन करते करते। बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट इज इसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, जॉब सेटिस्फैक्शन, कि यस वी हैव डन समथिंग मीनिंगफुल जॉब। बट अल्टीमेटली जितने भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं इट विल ऑलवेज सेंटर टुवर्ड्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। क्योंकि अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसको पनिश करना है मतलब मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि सेबी इज देयर टू प्रोटेक्ट आवर मनी। वन वे इज कि पनिशिंग द फ्रॉडस्टर्स। अगर कोई गलत काम करता है तो उसको अगर मैं पनिश करता हूँ तो उसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस चीज़ों में देन मेरा 2021 में आई वेंट टू कलकत्ता। वहाँ पे इट इज वाज इन चार्ज ऑफ द ईस्टर्न रीजन। काफ़ी उसमें काफ़ी स्टेट्स थे एंड वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टर एजुकेशन किए थे। एंड देन वी आल्सो पार्टिसिपेटेड। हम लोग हर एक बुक फेयर में, कलकत्ता में इज मेनी ऑफ द पीपल आर फैन ऑफ बुक फेयर्स, तो वहाँ पे बुक फेयर्स होते थे। एंड देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी निवेशक की जागरूकता नहीं था, तो वहाँ पे भी काफ़ी हमारे ऑफिसर्स काफ़ी प्रोग्राम किए थे। तो हम जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अवेयरनेस बढ़ाना है, इसमें बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स है एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज। तो हम एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज को भी इन्वॉल्व करते हैं बिकॉज दे आर द पर्सन्स हु आर एक्चुअली डूइंग बिजनेस। द इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली डूइंग देयर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू एक्सचेंजेस। तो एक्सचेंजेस को हमने पहले खड़ा कर दिया। दे आर द फर्स्ट लेवल रेगुलेटर्स कि इनके माध्यम से निवेशक का पहले ग्रीवेंसेस सॉल्व करना है। तो इसी माध्यम हमने काफ़ी चीज़ें इंप्रूव किए थे जस्ट बिकॉज वन साइड ऑफ द इन्वेस्टर्स। बट अगर आप लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ सेबी के देयर आर 3 मैंडेट्स आर देयर। वन इज डेवलपमेंट, रेगुलेटिंग द मार्केट, दैट मीन्स रेगुलेशंस बनाना है, देन उसके बाद में डेवलप करना है मार्केट को, डेवलप। एंड देन थर्ड वन इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो जब हम लोग डेवलप करना है मतलब क्या होता है, जितने भी मार्केट इंटरमीडिएट्स थे उनको भी जागरूक करना पड़ेगा, उनको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलना पड़ेगा, उनका इंस्पेक्शन एंड अदर करना पड़ेगा, उनको सुधार लेके आना पड़ेगा।
एंड हम लोग को अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो देन वी आल्सो फैसिलिटेट, बिकॉज हो सकता है कि हमने कुछ पॉलिसी डिसीजन लिए हैं, उसमें कुछ दिक्कतें होंगी, बिकॉज व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग समथिंग देन हो सकता है कि देयर आर सर्टेन हर्डल्स में भी देयर। इसी वजह से हम लोग देयर इज अ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट रहेगा, कंटिन्यूअस रिव्यू रहता है, एंड हमारा जितने भी पॉलिसीज रहते हैं दे आर वेरी ओपन। हमारी जो पॉलिसीज रहते हैं, पहले तो हम लोग किसी रूल को लेके आना है, देन हम उसके एक पेपर बनाएंगे, देन वी विल पुट इट ऑन आवर वेबसाइट फॉर कमेंट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। उनके स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स आने के बाद देन फिर हम लोग जाएंगे, हमारा एक्सपर्ट्स दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो लोगों का कमिटी बना के देन वी विल आल्सो लुक इनटू दिस। तो फाइनली कोई रूल बनाना है तो हमारी कंसल्टेशन काफी ज्यादा होता है, ताकि हम लोग ये सोचते हैं कि इट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन, मेजॉरिटी आई कैन से दैट, कि बिकॉज नॉट 100% कभी एक्सेप्टेंस नहीं रहता है, बिकॉज मैं अगर कुछ काम करता हूँ तो कहीं ना कहीं किसी और के कोई ना कोई दुख भरी एक कहानी तो रहती है, बट हम लोग को मेजॉरिटी सब लोगों के विकास के लिए और इस खासकर इन्वेस्टर के विकास के लिए हम लोग के रूल्स बनाते हैं, एंड रूल्स आर मेजरली एक्सेप्टेबल। आज के तारीख में अगर हमारी जितने भी रूल्स एंड एवरीथिंग इज एक्सेप्टेंस जहाँ पे रह रहा है, बिकॉज हमारी जो कंसल्टेशन प्रोसेस है उसके वजह से काफी वी आर सक्सेसफुल इन। आपने सेबी के बारे में पूरा बता दिया कि सेबी किस तरीके से काम करती है, और सेबी के बारे में हम अवेयर भी हैं कि जब कोई बड़ा स्कैम हो जाता है, सहारा का स्कैम होता है या देश में और कोई बड़े बड़े स्कैम होते हैं, तो समझ में आता है कि सेबी ने उसमें इंटर किया है, और फिर सेबी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो इन्वेस्टर हैं उनकी मनी को वो उन्हें वापस लौटाए, ये भी एक जिम्मेदारी होती है। तो सेबी के काम के बारे में आपसे बातचीत में थोड़ा सा हम और ज़्यादा अवेयर हो गए, लेकिन हम इन्वेस्टर के लिहाज से आपसे ये समझना चाहेंगे कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जानी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट से जुड़े फ्रॉड होते हैं। आप बता रहे हैं कि इतना अवेयरनेस इन्वेस्टमेंट को लेकर सेबी के माध्यम से किया जाता है, फिर भी लोग जो है उसमें फंसते हुए नजर आते हैं कि कोई 18% रिटर्न दे रहा है, कोई 22% रिटर्न दे रहा है, कोई 25% रिटर्न दे रहा है, और वो कौन सी स्कीम है, कौन सी पॉलिसी है, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं रहती। वो इन्वेस्ट करते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई को उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वो उसमें उन्हें नुकसान हो गया है, फिर वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, पुलिस के पास में जाते हैं, एजेंसियों के पास में जाते हैं कि उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाए। तो सही इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या हो सकता है, या कितने % आपको रिटर्न किसी निवेश में मिल रहा हो तो वो सही है, इसको कैसे जज किया जाए? आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक को यही इश्यू रहता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, और मुझे कमाना है। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज मुझे कमाना है। हमें ये बोलते हैं कि बिकॉज हमारी जो जनरल अवेयरनेस में हम लोग बोलते हैं कि भाई आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें, बिकॉज काफ़ी लोग इन्वेस्टर्स नहीं है, कि वह मान लीजिए 12 करोड़ लोग इन्वेस्टर्स है, तो अभी भी देर आर 100 करोड़ पीपल आर देयर दोज आर नॉट इन्वेस्टिंग एक्चुअली। सभी लोग कमाते हैं, सेव करते हैं। हाँ, उनका इन्वेस्टमेंट सेविंग के नजरिए से होता है, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं कमाई के नजरिए से। आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सेविंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। आप सेविंग इसलिए करते हैं कि अगर मान लीजिए लोग बोलते हैं कि मुझे कोई इसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं चाहिए, सिर्फ सुरक्षित रहना चाहिए, इसीलिए हम वो बैंक में लगाते हैं, सेविंग्स बैंक में। वो सोच के लगाते हैं कि भाई बैंक में जब पैसे लगाए तो पूरा सुरक्षित है। ऐसा नहीं है, जब बैंक कुछ प्रॉब्लम में आ जाती है तो फिर भी देयर इज सम इंश्योरेंस इज देयर अप टू सम लिमिट ओनली। इट इज नॉट दैट कि जितना पैसा अगर किसी ने 1 करोड़ बैंक में लगा दिया और बैंक ने आज डूब गया तो पूरा 1 करोड़ आने के चांसेस नहीं है। तो हम ये बोलते हैं कि आपको पहले सोचना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट कीजिए, आपको ये सोच के इन्वेस्ट करना है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। जब इन्फ्लेशन इज अबाउट 6 to 7% अगर आता है तो आपको जितना भी कमाते हैं
6 से 7% से ज्यादा कमाना चाहिए। अगर उससे अगर कम आपके पैसे कमा रहा है मतलब आपको यू आर गोइंग इनटू नेगेटिव। एंड सेकंड पॉइंट इज वेयर एवर यू आर इन्वेस्टिंग, आप, मैंने कई बार से लोगों को बोलता हूँ, आप सभी लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं, आप जाते हैं तो 50 रुपए की सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप भिंडी कौला है या नहीं है वो सारा चेक करते हैं, आप 5 मिनट तो चेक कर लेते हैं, एक एक चुन के निकाल के डाल देते हैं सिर्फ 50 रुपए में के लिए। जब आपने हजारों रुपए अगर लगाते हैं तो आपको पूछना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछना चाहिए ये जो प्रोडक्ट है, ये जो स्कीम्स है, ये किसी वेदर आप किसी गवर्नमेंट के अंडर आएंगे या नहीं है। लोग बोलते हैं मैं तो कंपनी रजिस्टर्ड हूँ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे नहीं जा होता है कि वेदर दे आर अलाउड टू रेज मनी और नॉट, पहले वो सोचना चाहिए। एंड सेकंड पार्ट इज वो कहीं पे भी जब वो रिटर्न दे रहे हैं तो उसको कुछ तो कुछ बिजनेस करना है, आपको पूछना पड़ेगा भाई आप क्या बिजनेस कर रहे हैं और मुझे इतना रिटर्न देने की आप सोच रहे हैं। एंड अगर कोई डेफिनेटली रिटर्न अगर कोई बोलता है, सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर कोई मार्केट पार्टिसिपेंट नो वन कैन गारंटीड रिटर्न्स। अच्छा। हम ये बोलते हैं कि आपको कोई गारंटीड बोलते हैं तो हमारे परव्यू में है ही नहीं। मार्केट में रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, सम लेवल ऑफ रिस्क। आपको रिस्क को कैसा कम करोगे, आप जागरूक होते हैं तो रिस्क कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर आज आपको वेदर फोरकास्ट ने बोल दिया है कि आज 20 सेंटीमीटर बारिश गिरेगा तो आप जागरूक हो गए, बाहर नहीं निकलेंगे तो फ्लड के अंदर फंसने की चांसेस नहीं है। सिमिलरली आप अगर सिक्योरिटीज मार्केट में अगर जागरूक होते हैं तो आपको स्कैम या जो किसी चीजों में फंसने की चांसेस कम रहते हैं और रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि यू विल बी नोइंग अबाउट एवरीथिंग। हमारी ये सोच है कि इन्वेस्टर जैसे जो रहता है वो मैच्योर्ड इन्वेस्टर है, मतलब पहले तो आप मैच्योरिटी लेवल आ जाइए, ऊपर आ जाइए, जागरूक कर लीजिए, उसके बाद में खुद डिसीजन लीजिए। इट इज नॉट समबडी हु कैन इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। आप अगर खुद डिसीजन लेना करते हैं, हो सकता है कि कभी कभी डिसीजन गलत हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग भी अगर हमारे लाइफ साइकिल में अगर देखते हैं तो हमारे हजारों डिसीजन लिए होंगे, उसमें से 10-20% तो कहीं ना कहीं गलत होते रहते हैं। गलत होने में आपको सीखना पड़ेगा। सो जब गलत को कम करने के लिए आपको जागरूक होना जरूरी है। तो हम ये बोलते हैं कि वेर एवर यू आर इन्वेस्टिंग, इंश्योर कर लीजिए कि आपका प्रिंसिपल एज वेल एज रिटर्न्स आर प्रोटेक्टेड। अगर मान लीजिए देन इफ इट कम्स टू द सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्ट परचेज, हमारे यहाँ जो बोलते हैं प्राइमरी मार्केट वाले परचेज, प्राइमरी मार्केट जब कंपनी ने शेयर्स इश्यू करते हैं तो उस समय आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप शेयर होल्डर बन जाओगे। सेकेंड पार्ट इज यू कैन ऑल्सो डील इन द सिक्योरिटीज मार्केट, जो सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज मार्केट का एक खासियत ये है कि आप जितने भी एसेट करते हो आपको लिक्विडेट करना बहुत आसान है। मान लीजिए आप कुछ खरीद लिए आज, कल आपको पैसे की जरूरत पड़ी है तो आप बेच सकते हैं, या कुछ प्रॉफिट हुआ है तो आप बेच सकते हैं। सो लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। अगर मान लीजिए अगर आज मैं घर खरीदता हूँ तो अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ता है तो टुमारो आई कैन नॉट सेल इमीडिएटली। नहीं, पर कुछ लोग इस तरीके से भी सलाह देते हैं इन्वेस्टमेंट की कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फेज में ज़्यादा आप ट्रस्ट करके जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के साथ में तो इस तरीके से होता है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके अगर करेंगे तो अगर आपको बेहतर रिटर्न चाहिए और शॉर्ट इन्वेस्टर हैं, स्मॉल इन्वेस्टर हैं, तो जो आपने जो बोला है सही बोला है कि अगर कोई किसी का इन्वेस्टमेंट में आपको स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर आप इफ यू आर नॉट फुल्ली कॉम्पिटेंट इनफ, म्यूचुअल फंड के जरिए आपने इन्वेस्ट कीजिए, ताकि वहाँ पे द फंड को जो मैनेज करने वाले थे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स रहते हैं एंड दे नो मच मोर अबाउट द मार्केट। सो वेयर टू इन्वेस्ट, व्हेन टू एग्जिट, वो सब काफ़ी जानकारी रहती है। तो अगर उसके द्वारा अगर आप जाते हैं, व्हेन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर ए न्यू इन्वेस्टर, अगर वहाँ जाते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड उसमें भी अगर ये होता है कि आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, मत कीजिए कि एक ही बार कर दिए, आपको लगेगा नेक्स्ट मंथ अरे मेरा घट गया
या बढ़ा हुआ है, खुश होना है, तो आपको बार बार, मतलब आप पीरियोडिकली अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो इट गिव्स यू लॉन्ग रन में आपको काफी अच्छा रिटर्न्स मिलेगा. आई कांट से दैट कि आपको इतना परसेंटेज मिलेगा उतना परसेंटेज मिलेगा, बट द पर्सन विल कम टू नो दिस इज मच मोर बेनिफिशियल. आपकी सलाह क्या है कि कौन से इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पे जाना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, एफडीज में जाना चाहिए, शेयर्स में जाना चाहिए, बॉन्ड्स पे जाना चाहिए? अभी तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं. आप ये जो क्वेश्चन है इसका ये है कि डिपेंड्स ऑन आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है. अगर मान लीजिए अगर किसी आदमी ने 5,000 कमा रहा है, मान लीजिए, सो वो अगर उसके लिए जो 1,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट है ना, दैट इज अ बिग इन्वेस्टमेंट. तो उसके प्रिंसिपल पे आपको रिस्क जितना कम लिए उतना अच्छा है. तो देर आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आर देयर, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो देयर. आपको म्यूचुअल फंड में आज की तारीख में 250 रुपये पर महीने भी शुरू कर सकते हैं. तो अगर वहां से शुरू करें तो हो सकता है. और इफ यू हैव मोर नॉलेज आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द नॉलेज आपके किस, बिकॉज म्यूचुअल फंड जब चार्ज करते हैं तो उसकी एनुअल एसेट एलोकेशन चार्जेस कुछ लेते हैं. तो इवन इफ यू आर कैपेबल इनफ टू डू दैट वन ऑल्सो, देन आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जा सकते हैं या डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं. और एल्स देयर कैन बी मल्टी एसेट फंड्स आर दे आल्सो देयर, लाइक गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या कमोडिटीज में इन्वेस्ट करेंगे. इस तरीके से प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज नो अबाउट द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब लाइफ में जैसे जैसे हमने कमाई शुरू करते हैं उसी समय से स्टार्ट करना जरूरी है. बातचीत की शुरुआत में आपने कुछ स्कैम्स का जिक्र किया था और इन्वेस्टिगेशन का जिक्र किया था. तो क्या अब भी अंदर खाने इस तरीके से स्कैम और बाकी सारी चीजें होती रहती हैं? और मुझे लगता है कि हर्षद मेहता और केतन पारेख का जो आपने जिक्र किया उसके बारे में बताइए कि वो केस किस तरीके से था. उससे एक तरीके से ना केवल शेयर बाजार हिल गया था बल्कि देश के सारे इन्वेस्टर भी हिल गए थे कि आखिर ये क्या कुछ हुआ. और आजकल हम जो देखते हैं कि शेयर बाजार कभी उछाल उसमें आ जाता है, कभी धड़ाम से नीचे गिर जाता है. तो ये क्यों होता है? इसके पीछे की वजह क्या होती है? और अंदर खाने अब भी क्या वो फ्रॉड का जो स्कोप है वो रहता है और वो शुरू रहता है और बहुत सारी चीजें बातें बाहर नहीं आती हैं? आप अगर जो पूछते हैं कि पहले जो बोल रहे हैं हर्षद मेहता या केतन पारेख का स्कैम, मैं इसलिए बोलता हूँ कि उस समय निवेशक उतने जागरूक नहीं थे. जब जागरूक नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, जो सुना हुआ है उस पर बिलीव करके जाते हैं, जो ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं. जब ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं तो जो ऑपरेटर जो बोलते हैं फ्रॉडस्टर, जो क्या काम कर रहा है उसको पता नहीं रहेगा. आज की तारीख में हमारे कितने इन्वेस्टिगेशंस पे हमने लेके आए थे, जैसे किसी टीवी रिपोर्टर ने कुछ बोला है, रेकमेंड किया था. जब वो रेकमेंड किए थे तो लोग खरीदे हैं तो ये बेच दिए थे. तो हमारी इन्वेस्टिगेशन लेवल भी काफी बहुत ज्यादा उस केस के बारे में थोड़ा सा बताइए. बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे वो, उन्होंने लाइव शो में एडवाइस दे दिया था. उसका किस तरीके से आप लोगों ने पकड़ा और किस तरीके से सारी चीजें हुई थी? हमारी जो सर्वेलेंस मैकेनिज्म है उसके और एक्सचेंजेस के सर्वेलेंस के मैकेनिज्म में एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग कि अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो वॉइस आप रिकमेंडेशंस करते हैं तो हम उस रिकमेंडेशंस को देखते हैं और उसके जो उनके पर्टिकुलर अकाउंट्स में कैसे डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. बट इसमें कभी कभी चैलेंजेस भी आ जाते हैं कि अगर वो खुद के अकाउंट में डील नहीं करते हैं, दूसरों के अकाउंट में डील करते हैं, अगर उसमें पैटर्न आ जाती है तो हम लोग वहाँ पे पकड़ लेते हैं. सिमिलरली आप अगर देखते हैं तो बड़े बड़े स्कैम्स तो नहीं हो रहे बट छोटे छोटे होते ही जा रहते हैं, बिकॉज इट इज लाइक ग्रीड. जब तक इन्वेस्टर्स में ग्रीड है ऐसे छोटे छोटे स्कैम्स तो हो ही जाते हैं. लेट मी टेल यू. तो ये छोटे छोटे भी करने का पैटर्न क्या है, किस तरीके से होते हैं? देयर कैन बी मल्टीपल पैटर्न्स. एक हो सकता है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड मैनिपुलेशंस. इंफॉर्मेशन बेस्ड मतलब मुझे कुछ खबर आई है कि किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, किसी ने इनसाइडर ने पास ऑन किए
और इस इनसाइडर के उस बेसिस पे मैंने ट्रेड कर रहा हूँ, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। या उस कंपनी का कुछ कंपनी ने किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है और उस समय उसका प्राइस बढ़ने का चांसेस है, स्क्रिप्ट प्राइस, तो मैं उस स्क्रिप्ट प्राइस में इन्वेस्ट किया हूँ। या किसी कंपनी खराब प्रदर्शन करने वाले हैं तो उस कंपनी का शेयर्स मैंने पहले ही बेच दिया था। तो दिस इज लाइक इंफॉर्मेशन बेस्ड मैनिपुलेशन। किसी कंपनी ने बोनस इश्यू करने वाला है तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, उसके उम्मीद से लोग खरीद लेते हैं। अगर मेरे इंटेलिजेंस पे मैं खरीद रहा हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट अगर मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड में खरीदता हूँ तो वो गलत है। एंड देयर इज अनदर वन, कोड ऑफ कंडक्ट। हमने कोड ऑफ कंडक्ट किए हैं फॉर द कंपनीज as well as the services being provided to the companies। तो सभी को एक कोड ऑफ कंडक्ट किए कि भाई आपको अगर ये किसी कंपनी का रिजल्ट्स आने वाले हैं, उस समय हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि आपको वो इसे ट्रेडिंग विंडो, इट्स अ वर्चुअल ट्रेडिंग विंडो, उसको बंद कर लेते हैं। दैट मीन्स आपको अगर एम्प्लॉय है तो आपको डील नहीं करना है इस पीरियड में, आप डेजिग्नेटेड पर्सन है तो आपको इसमें डील नहीं करना है, आपको भले इंफॉर्मेशन हो या ना हो। तो सारे कोड ऑफ कंडक्ट अगर हम लोग प्लेस किए, इसीलिए इनसाइड ट्रेडिंग का इंसिडेंसेस काफ़ी कम होते हैं। बट स्टिल हमारी सर्वेलेंस काफ़ी अलर्ट्स निकाल लेती है, हम फिर एग्जामिन कर लेते हैं, है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, कंपनीज जो हैं वो अपने वैल्यूएशंस को बढ़ाने के लिए भी इस तरीके के हथकंडे अपनाती हैं क्या, कि अपने शेयर्स का वैल्यू बढ़ाएं या ताकि उनकी जो कंपनी है उसका वैल्यूएशन बढ़े? इसके भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं ना। उसमें ये कभी कभी प्रमोटर्स के हिसाब में होता है, प्रमोटर्स या कोई शेयर होल्डर्स, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स कुछ ऐसा वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, जो पहले था कि 1-2 साल पहले तो काफ़ी यूट्यूब में काफ़ी अपने इस कंपनी अच्छा कर रहा है, यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ है, इसका 1000 रुपये होने वाला है, 20 रुपये का 1000 रुपये होने वाला है। बट जो उन्होंने जिस दिन अनाउंस किए हैं उसके 4-5 दिन के बाद आपको अगर देखते हैं तो काफ़ी वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, जो एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स फिर उसको डंप करते हैं। इट इज़ लाइक ए पंप एंड डंप बोलते हैं उसको। Information is pumped into the market and on the other hand they will be dumping shares in the market, तो उसको पंप एंड डंप स्कीम बोलते हैं। तो उसमें भी काफ़ी हमारे इन्वेस्टिगेशंस, काफ़ी ऑर्डर्स आए हुए हैं पंप एंड डंप स्कीम में। बट हमारी ये जो सर्विलेंस मैकेनिज्म है वो इस सारे इट इज अगर आप देखते हैं तो इट इज़ लाइक ए वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स आर देयर। तो जहाँ पे भी हो कहीं पे पकड़ा जाते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि अगर नॉट दैट, इवन हम लोग जब किसी को पनिश करते हैं तो हम लोग को लगता है कि सम पीपल आर डूइंग मिस्टेक्स बाय इग्नोरेंस, तो उनको भी जागरूक करना पड़ेगा। भाई तुम इस कंपनी में काम कर रहे हो, इस पीरियड में तो आपको खरीदना नहीं चाहिए या बेचना नहीं चाहिए। अच्छा, अभी आज के समय में सर बहुत सारे लोग जो हैं वो चूंकि यूट्यूबर्स का ज़माना है, इन्फ्लुएंसर का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर कोई ज्ञानी बन के ज्ञान देते रहता है और वो कंटेंट भी जो लोगों तक पहुंचता है। तो आपको लगता है कि ये जो कंटेंट है ये इससे लोग इन्वेस्टर मैनिपुलेट होते हैं और कहीं ना कहीं उनके हाथ से निर्णय गलत हो जाते हैं? ये बात तो अप टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू कि सम पीपल आर मिसयूजिंग। सम पीपल बोलते हैं कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द एजुकेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग। आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना है, आपको एजुकेट करना है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट अगर किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक स्टॉक, नहीं, पर कभी कभी तो हम ऐसे देखते हैं, ऐसे लोग वीडियोस बनाते हैं और पूरा गूगल ज्ञान देते हैं अपना कि वो कितने बड़े मार्केट के जानकार है और लोगों को बताते हैं कि शेयर बाजार में आज ऐसा हो गया, म्यूचुअल फंड में आज ऐसा हो गया, तो इसकी ये वजह है, ये जो प्रॉपर्टी है इसका वैल्यूएशन ये होने वाला है, ये शेयर ग्रो करने वाला है, ये शेयर डाउन होने वाला है। आप जो बोल रहे हैं कि अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक बोलता है तो हम लोग हमारा एक देयर इज सोशल मीडिया सेल इज देयर, उस सेल ने उस पोस्ट को डिलीट करवा दी। मान लीजिए somebody has done something else, बट हमारी वो सोशल मीडिया सेल विद यूट्यूबर से या गूगल से हम लोग कोऑर्डिनेट करके पहले उसको निकलवा दें, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि दिस अ थिन लाइन बिटवीन फ्रॉम हियर टू देयर, तो आपको गलत तरीके से लोग जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उसको निकलवा देते हैं। एंड कभी कभी कहाँ होता है कि ये कहाँ से अपलोड कर रहे हैं, कहाँ से अपलोड नहीं कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो इट बिकम्स अ चैलेंजिंग। मास्क भी कर लेते हैं उसका IP एड्रेसेस। तो उस माध्यम की वजह से हमारी
करीबन अगर आप देखते हैं तो करीबन एक साल में करीबन काफ़ी 1 लाख तक अगर पोस्ट हमने डिलीट करवा दिया, क्योंकि मैंने पहले बोला था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक्शन लेने से क्या हो जाएगा, जिस दिन जिसका पैसा गंवाना था वो गंवा लिए, एंड इट बिकम्स बिकॉज आपने किसी ने शेयर्स खरीद लिए तो किसका फायदा हुआ, यू नेवर नो, उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इट इज बेटर टू अवॉइड दैट रॉन्ग पोस्ट। सो हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ऑल्सो डज लॉट ऑफ। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ऐसा है, अगर आप आंकड़ों में बता पाएं कि इंडियन मार्केट में इंडियन लोगों ने कितना पैसा लगा के रखा हुआ है और कितने पैसे को रेगुलेट करने की उस पर वॉचडॉग रखने की जिम्मेदारी जो है वो सेबी की है, और कितने इन्वेस्टर होंगे जिनकी द्वारा निवेश की हुई रकम को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सेबी की है, अगर कोई ऐसा देखिए स्टैटिस्ट हमारे अभी आज के तारीख में बोलता हूँ, किसी जगह मैंने पढ़ा था कि हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, हर दिन जो फ्लो काफ़ी बढ़ रहा है। आप अगर देखते हैं तो काफ़ी सालों में एक कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अगर कोई बेच रहा है तो उस दिन मार्केट गिरता था, बट आज की तारीख में वो है नहीं, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टर्स एंड इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर हैविंग ए कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट। मान लीजिए अगर वो सोच रहा है कि ओवर वैल्यूएशन है, तो हम सोच रहे हैं कि इट इज़ गुड टाइम टू बाय। इसीलिए मार्केट में उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है जितना पहले था। एंड अगर करीबन 12 करोड़ इन्वेस्टर्स है हमारे मार्केट में, इस 12 करोड़ इन्वेस्टर्स जहाँ तक मेरा ख्याल है इट इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। वो ग्रो कब होगा, जब तक हमारी उसकी कनेक्टिविटी इन्वेस्टर्स से हमारी बढ़ेगी। इसीलिए हम अभी हमारे जो ऑफिसेस है आज की तारीख में, बॉम्बे इज़ द हेड ऑफिस, देन दिल्ली, कलकत्ता एंड देन चेन्नई एंड अहमदाबाद ऑफिस। अभी हम अगले कुछ ही दिनों में हमारे 8 लोकल ऑफिसेस ओपन होंगे, एंड उसके बाद में नेक्स्ट फेज में अनदर 8 लोकल ऑफिसेस विल बी ओपन, ताकि हमारा कनेक्टिविटी निवेशक से हो। बिकॉज जब तक हम उनके ग्रीवेंसेस सॉल्व नहीं करेंगे, हमारी मार्केट उतना अच्छा ऊपर नहीं आएगा। एंड सेकेंड पार्ट इज हमारी, वी आर नॉट जस्ट लुकिंग एट द इन्वेस्टर्स, वी आर ऑल्सो इश्यूअर्स को जागरूक करना है कि कहाँ पे, जैसे अगर किसी एंटरप्रेन्योर रहता है, अगर वो प्रॉब्लम कहाँ रहती है, उसको ही इज़ नॉट हैविंग इनफ मनी टू ग्रो। तो अगर मनी रेज करना है तो उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे, हम उनको भी पहचानना बोलना ज़रूरी है। तो अगर इफ समबडी इज पिकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट, वी शुड ऑल्सो टेल देम कि भाई आपको क्या क्या, बिकॉज यू आर, इट इज़ एज सुन एज, पहले यह था कि एज सुन एज दे गेट इनटू द मनी इनटू देयर बैंक अकाउंट, दे फील कि ये मेरा मनी है। इट इज़ नॉट सो, यू आर जस्ट ए ट्रस्टी ऑफ द इन्वेस्टर्स। आप उन इन्वेस्टर्स के जो मनी के लिए आप ट्रस्टी, यू आर जस्ट ए ट्रस्टी, यू हैव टू डू बिजनेस, यू कैन नॉट साइफन ऑफ। हमारे यहाँ काफ़ी इन्वेस्टिगेशन ये भी होता है कि साइफन ऑफ भी कर लेते हैं, जैसे आज 10 करोड़ या 50 करोड़ मार्केट से उठा लिए, 10 करोड़ किसी को दे दिया, कुछ खरीद लिए, तो गलत चीज़ है। दे आर लाइक ट्रस्टीज, दे हैव टू डू बिजनेस, इट इज़ नॉट टू फॉर बाइंग फॉर सम असेट्स और समथिंग लाइक दैट। तो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टू ग्रो देयर शेयर होल्डर्स की वैल्यू उनको बढ़ाना है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो बात आपने कही ये बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि मैं आखिरी सवाल का आपसे जिक्र कर दिया, पर आपने बहुत महत्वपूर्ण ये बात कही, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े बहुत सारे मामले इसी तरीके से सामने आए कि जो बैंक का बोर्ड है वो जो जिन लोगों ने वहां पे पैसा डाला हुआ है, जिन ग्राहकों ने, वो उसके ट्रस्टी हैं, लेकिन पता चल रहा है कि कोई उनका परिचित है, उसको वो लोन दे रहे हैं, फिर वो पैसे डुबा दे रहा है और इसका असर जो है ग्राहकों पर पड़ रहा है। तो इसको किस तरीके से जो है रेगुलेट किया जा सकता है, और इन्वेस्टर इस बात को लेकर किस तरीके से सचेत हो सकता है कि जो जहां पे उसने इन्वेस्ट किया है, जिसके पास इन्वेस्ट किया है, वो उसकी मनी का इस तरीके से मिसयूज नहीं कर रहा है, ये कैसे सुनिश्चित हो सकता है? हम जिस प्रमोटर्स जो रहते हैं, डायरेक्टर्स रहते हैं, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको समझाना पड़ेगा। बिकॉज वेन एवर समबडी इज बोर्न एज एन एंटरप्रेन्योर, उसकी कोई ऐसा नीयत खराब नहीं रहती है कि मैं किसी का पैसा ले लूं।
मुझे बिजनेस करना है, मुझे ग्रो करना है। हम्म। बट व्हेन दे सी दैट कि इजी मनी इज कमिंग इन, उनके कभी कभी अगर लालच में अगर जाते हैं तो कंपनी फेल होने के चांसेस रहते हैं। किसी भी कंपनी या किसी बिजनेस का भी हो सकता है कि वन इज ए डिजाइन फेल्यूर हो सकता है, बिजनेस फेल्यूर हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेट प्रोडक्ट कुछ आ गया तो बिजनेस फेल हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। अगर कोई डिजाइन फेल्यूर कर लेते हैं, अपने आप खुद को डुबा देते हैं, तो हमारी रोल वहां पे आती है कि उनको भी पनिश करते हैं, कि डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स को पनिश करेंगे, मैनेजमेंट को पनिश करेंगे कि यू आर डन डिलिबरेटली, आपने नुकसान किए शेयर होल्डर्स के। चलिए सर, बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके। चलते चलते कम से कम ये तो बता दीजिए कि आप कितने पैसे को नियंत्रित करने की, उस पर नजर रखने की जो जिम्मेदारी है वो सेबी की है। अगर वो अमाउंट हो कि मतलब इतना पैसा मार्केट में लगा हुआ है, अंदाजन भी अगर आप बता सकें। अगर मैं बोलता हूँ कि हमारी लिमिटेशन नहीं है, एंड विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट सेटअप, लेट मी टेल यू, इट इज इनफिनिट अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो आपको सोचना, वन डोंट लिमिट अबाउट, सोच में लिमिट मत लगाइए। वी नीड टू ग्रो। हमको एज अ कलेक्टिव, एज एन इन्वेस्टर्स, नॉट ओनली इन्वेस्टर्स, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और इवन आई कैन से दैट कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो भी हो, निवेशक हो, व्हाट वी शुड ग्रो टुगेदर। आपको वो सोच होना चाहिए, हम साथ साथ बढ़े। और सेबी भी ये चाहती है कि बड़े पैमाने पर निवेशक जो है वो बाजारों में आए, बाजारों में आए, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद द प्रमोटर्स ऑल्सो, कि उतना ही इक्वली रेस्पॉन्सिबिलिटी से वो भी होना चाहिए। एंड एवरीबडी, हर एक पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। राम मोहन राव सर, आप हमारे इस पॉडकास्ट में हमसे ज्वाइन किए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाया आपने, आपके माध्यम से पहुंची। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सर।